आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। आज के इस लेक्चर में फ्रीडम स्ट्रगल में हम रोलाट एक्ट प्लस जलियांवाला बाग कांड जो हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, हम अभी देख रहे थे, हमने देखा कैसे गांधी जी जो हैं वो साउथ अफ्रीका में जाते हैं और वहां से आने के बाद इंडिया में वो केक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, दैट इज चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेड़ा सत्याग्रह। उसके बाद कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आता है, उसमें कुछ रिफॉर्म्स आते हैं जिनको हमने क्या कहा था, मॉन्टेगू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म। ठीक है, और देखो ये बेसिकली जो रिफॉर्म्स आते हैं ना, ये रिफॉर्म काम करते हैं कैरेट का। ठीक है, और कैरेट मतलब ये बेसिकली मॉडरेट्स जो थे, जो लीडर्स थे, उनको खुश करने के लिए रिफॉर्म्स आते थे। प्लस स्टिक का काम करता है रॉयलाट एक्ट। अब स्टिक का काम कैसे करता है, देखो रॉयलाट एक्ट एक ऐसा एक्ट है ना, इसको ब्लैक एक्ट कहा था गांधी जी ने। ये एक्ट इतना डेंजरस था ना, ये बेसिकली रेवोल्यूशनरीज को काम करने के से रोकने के लिए, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, ताकि वो अपना काम ना कर पाए, उनको ऐसे ही बिना किसी कारण के अरेस्ट किया जाए, इस तरह का एक एक्ट लाया गया, दैट इज रॉयलाट एक्ट। इसके बारे में समझेंगे और कैसे रॉयलाट एक्ट की वजह से बाद में जलियांवाला बाग मैसेकर होता है, जो इंडियन हिस्ट्री में ना एक बहुत ही दर्दनाक जो मंजर था इस दिन था, इसके बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले रॉयलाट एक्ट जो है बेसिकली इसका दूसरा नाम है अनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट। बेसिकली मेन नाम यही है, बट इंडिया में इसको रॉयलाट एक्ट से मेनली बोला जाता है। ठीक है, अब इस एक्ट ये आता है कब है, मार्च 1990 में। देखो, ये जो मॉन्टेगू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म थे ना, इनको तो पहले ही बोल दिया गया था ये आ रहे हैं, बट इनके 6 आने से, इनके फोर्स में आने के 6 महीने पहले ये एक्ट आ जाता है, रॉयलाट एक्ट। ये रॉयलाट एक्ट बेसिकली एक्सटेंशन है डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशन एक्ट 1915। ठीक है, अब क्या है बेसिकली समझो। देखो, 1914 से 18 के बीच में वो ऐसा टाइम था जब चल रही थी वर्ल्ड वार फर्स्ट, और वर्ल्ड वार फर्स्ट में ब्रिटिश जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा था। अब वर्ल्ड वार फर्स्ट के टाइम में ब्रिटिशर ने ये एक्ट लाया, डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशन एक्ट। इसके तहत उन्होंने क्या किया कि लोगों की फ्रीडम को छीन लिया। जब भी कोई वॉर होती है तो लोगों की फ्रीडम को छीन लिया जाता है। तब वो न्यूज़पेपर में ऐसे ही अपनी मर्जी से आर्टिकल्स नहीं लिख सकते, ऐसा कुछ चल रहा था। बट ब्रिटिशर्स ने क्या बोला कि जब ये वॉर खत्म हो गई, कि हम इस जो डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशन एक्ट है ना, इसको परमानेंट कर देते हैं, ताकि अगर कोई भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी करेगा या न्यूज़पेपर में कुछ भी लिखेगा तो उसको अरेस्ट किया जा सके। इसीलिए क्या हुआ, ये रॉयलाट एक्ट लाया गया। ये बेसिकली डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट की जो रेगुलेशन जो थी, इसी का क्या है, एक एक्सटेंशन है, इसको परमानेंट एक्ट बना दिया गया। इसको रिकमेंड किसने करा था, इसको रिकमेंड करा था रॉयलाट कमीशन ने। सर सिडनी रॉयलाट जो थे वो एक ब्रिटिश जज थे, और इन्हीं ने ये रिकमेंडेशन दी थी कि एक ऐसा एक्ट होना चाहिए जो इंडिया में जितने भी सेडिशियस कॉन्स्पिरेसी होती है, मतलब अगेंस्ट ब्रिटिश के कोई भी कॉन्स्पिरेसी होती है, या कोई ऐसा न्यूज़पेपर जो अगेंस्ट ब्रिटिशर के लिखे, मतलब फ्रीडम स्ट्रगल को प्रमोट करे, ऐसे लोगों के अगेंस्ट ये एक्ट लाया गया कि ताकि ऐसे लोगों को रोका जा सके, मेनली फ्रीडम फाइटर्स को। अब इस एक्ट में था क्या, देखो इस एक्ट में ये था कि जो भी एक्टिविस्ट है, कोई भी फ्रीडम फाइटर है, उसको डिपोर्ट मतलब इम्प्रिजन कर दिया जाएगा बिना ट्रायल के। मतलब उसमें कोई ट्रायल नहीं होगी, जैसे कोई जुडिशरी में केस चलता है वो नहीं होगा। अगर थोड़ा भी शक हुआ कि ये किसी भी सेडिशियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, 2 सालों के लिए उसको जेल में डाल दिया जाएगा। ठीक है, इवन इतना गंदा ये एक्ट था ना, इसमें ये लिखा था कि अगर आपके पास कोई आपका न्यूज़पेपर, अगर आप कोई न्यूज़पेपर लिखते हो और अगर आपके न्यूज़पेपर में कोई भी ऐसी चीज छपती है जो ब्रिटिश के अगेंस्ट होगी थोड़ी भी, तब भी आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा 2 सालों के लिए। मतलब यहाँ पर लाइबर्टी जो है बिल्कुल छीनी जा रही है सबकी। ठीक है, और बेसिकली ऐसा सिनेरियो बनाया जा रहा है इंडिया में कि वायलेंस तो होगा, क्योंकि इतना मतलब ऐसा एक्ट है ये कि किसी को कुछ भी बोलने का हक नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, बेसिकली ये फ्रीडम फाइटर्स को रोकने के लिए किया गया था। ठीक है, और इसमें क्या कहा गया कि एक स्पेशल सेल बनाई जाएगी जिसमें 3 जजेस होंगे हाई कोर्ट के। अगर वो कोई भी ऐसा सस्पेक्ट होगा ना, पाया जाएगा, तो ये हाई कोर्ट के 3 जजेस इसका केस देखेंगे। और सपोज करो अगर ये 3 जजेस बोल देते हैं कि ये इंसान मतलब जो है ये सेडिशियस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, ये रेवोल्यूशनरी, तो अगर सपोज करो उन रेवोल्यूशनरी के पास कोई राइट नहीं है कि वो किसी बड़े कोर्ट में जाए। जैसे सपोज करो आज आप हाई कोर्ट में जाते हो ना कोई केस लेके, तो आपका सपोज करो आपके फेवर में नहीं आता, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। बट इन्होंने इस एक्ट में ये बोल दिया कि ये जो 3 जज होंगे ना हाई कोर्ट के, बस यही डिसीजन लेंगे, ये फाइनल डिसीजन होगा, इसके बाद आप किसी और हायर अथॉरिटी के पास नहीं जा सकते। तो देखो सारे जो फ्रीडम के फाइटर्स की जो लाइबर्टी थी ना, उनके जो राइट्स थे, वो सारे जैसे हिबस कार्पस वगैरह होगा सब छीनने हो गए यहाँ पर। ठीक है, एज अ रिजल्ट गांधी जी जब ये एक्ट आया तो सबने इसके अगेंस्ट जो बोला, ये बहुत गलत एक्ट था, इसके अगेंस्ट गांधी जी ने बोला कि हम सत्याग्रह करेंगे। उन्होंने बोला एक मास स्ट्राइक होनी चाहिए।
ठीक है, इसको फर्स्ट मास स्ट्राइक भी कहते हैं, कि लोगों को बोला आप स्ट्राइक करो, तो लोगों ने हड़ताल स्टार्ट कर दी, नेशन वाइड हड़ताल हुई। ठीक है, लोगों ने फास्ट रखे, प्रेयर्स करी, एक तरह की सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी थी, क्योंकि लोगों ने क्या किया, ब्रिटिशर्स के जो लॉज थे उनको मानने से मना कर दिया। ठीक है, और गांधी जी ने इस एक्ट को बोला था ब्लैक एक्ट। ठीक है, तो देखो ना कितना गलत एक्ट है ये, तो मतलब सबकी फ्रीडम से ही छीन रहा है। अब रेवोल्यूशनरी कुछ लिख नहीं पा रहे, वो कुछ भी लिखेंगे तो उनको 2 साल के लिए इम्प्रिजन किया जाए, और बहुत सारे लीडर्स को इसमें इम्प्रिजन किया भी गया। ठीक है, अब उन्हीं में 2 इंपॉर्टेंट लीडर थे, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। देखो 9 अप्रैल की बात है, अब ध्यान से समझना, धीरे धीरे हम जलियांवाला बाग में सेकंड में एंटर करेंगे। 9 अप्रैल को क्या होता है, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल जो थे, इनको अरेस्ट कर लिया जाता है, और इनको कहाँ भेज दिया जाता है किसी को भी नहीं पता। इनका कोई गलत इन्होंने नहीं करा था, इन्होंने किसी को प्रवोक नहीं किया था, बस सिंपल सी कुछ मीटिंग्स अटेंड करी थी, और ऑन दैट बेसिस इनको अरेस्ट कर लिया जाता है और कहीं पर भेज दिया जाता है। अब इनके अरेस्ट होने पे ना थोड़ा वायलेंस स्टार्ट हो जाता है। वायलेंस ये स्टार्ट हो जाता है कि इनको बताओ ये कहाँ पर हैं। ठीक है, और 10 तारीख को क्या होता है कि वायलेंस के दौरान थोड़ी गोली भी चल जाती है। ठीक है, अब क्या होता है, गोली चलने की वजह से क्या होता है कि बेसिकली जो पंजाब वाला एरिया था, वहां पर क्या होता है कि प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाते हैं इनके अरेस्ट पे। उसके दौरान क्या होता है, 13 अप्रैल को आपको पता है बैसाखी होती है ना, तो बैसाखी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पर्व है इंडिया में। तो बैसाखी की सेलिब्रेशन के लिए जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, नियर अबाउट 20,000 पीपल वहां पे इकट्ठा हो जाता है। उसी के बीच क्या होता है कि कुछ वहां पर फ्रीडम फाइटर्स भी इकट्ठे हो जाते हैं, वो कुछ होते हैं, बट मेनली जो लोग यहाँ पर थे ना, वो फेस्टिवल बनाने आए थे। ठीक है, अब आप ध्यान से समझो कि इधर पंजाब में क्या था। पंजाब के जो गवर्नर जनरल थे ना, जब पंजाब पूरे के गवर्नर जनरल कौन थे, गवर्नर जनरल थे माइकल ओ डायर। ठीक है, कौन थे, माइकल ओ डायर, ये थे गवर्नर जनरल ऑफ पंजाब। और आर्मी जनरल था एक यहाँ पर, आर्मी जनरल जो था उसका नाम था जनरल डायर। देखो ये दोनों नाम कंफ्यूजिंग है, आपको ये समझना है कि जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, तब गवर्नर जनरल कौन थे पंजाब के, माइकल और डायर। और पंजाब जो आर्मी जनरल था जिसने गोलियां चलाई थी, वो कौन था, जनरल डायर, ये आपने याद रखना। अब ये जो गवर्नर जनरल है माइकल और डायर, ये जनरल डायर को पूरी अथॉरिटी दे देता है कि आप किसी भी तरह जो वायलेंस हो रहा है रोलाट एक्ट के अगेंस्ट पंजाब में, इसको कंट्रोल करो। अब जनरल डायर क्या करते हैं, 13 तारीख को ही बैसाखी वाले दिन सुबह एक क्या करते हैं, सुबह एक ऑर्डर निकालते हैं, एक प्रोक्लेमेशन निकालते हैं। उस प्रोक्लेमेशन में ये लिखा होता है कि लोग जो हैं वो अपने घरों से बाहर नहीं जाएंगे, कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करेंगे, कोई भी प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, एक विलेज से दूसरे विलेज नहीं जाएंगे। बट इन लोगों को ये चीज़ का पता नहीं होता है, और लोग जैसे फेस्टिवल बनाते थे बैसाखी का हर साल, उसी तरह बनाने के लिए जलियांवाला बाग में इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है, जब जलियांवाला बाग में ये लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो जनरल डायर क्या करता है, अपने पुलिस वालों को साथ लेके इन जो लोगों पे है ना, जो 20,000 लोग वहां पर इकट्ठे हुए हैं, उन पे गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। तो देखो बिना किसी, उनको कोई वो नहीं दिया जाता कि मतलब आप लोग डिस्प्लेस हो जाओ यहाँ से, कोई वार्निंग नहीं दी जाती, आते साथ ही गोलियां चलाना शुरू हो जाता है, मतलब दोनों गेट से। अब क्या होता है कि ये 20,000 लोगों पे जब गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं, इधर बहुत दर्दनाक एक मंजर होता है कि नियर अबाउट, कांग्रेस के अकॉर्डिंग ये है कि देखो ब्रिटिशर ने बोला था कि सिर्फ 379 लोग किल हुए थे, यहाँ पे मरे थे, बट नहीं, कांग्रेस के एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 1,000 लोग यहाँ पर मारे जाते हैं इस फायरिंग में, और नियर अबाउट 1,500 लोग जो हैं वो इंजर्ड हो जाते हैं। अब देख रहे हो जनरल डायर ने कितना गलत काम किया। आज जो हम बोलते हैं यूके 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 के साथ हमारे ये अच्छे हैं वगैरह, देखो यही यूके कल जब दूसरे देशों में कॉलोनीज बना रहा था, तो वो वहां पर कितने गलत काम करते थे। तो बेसिकली जलियांवाला बाग मैसेकर इसी को कहते हैं कि जनरल डायर जो है वो ओपनली 20,000 लोगों पे फायरिंग कर देते हैं। ये 20,000 के 20,000 लोग रेवोल्यूशनरी नहीं थे, रेवोल्यूशनरी बहुत कम थे, बाकी सारे लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करने आए थे बैसाखी का। ठीक है, और उन पे फायरिंग कर दी जाती है, और नियर अबाउट 1,000 लोगों को मार दिया जाता है। अब ये जो इंसिडेंट है ना, ये एक ऐसा इंसिडेंट है जो सबको दिल दहला देने वाला था, और इसके बाद नेशन वाइड इसकी निंदा होती है कि ये बहुत गलत काम हुआ। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी अपना नाइटहुड जो है वो वापस रीनाउंस कर देते हैं। तो आपको पता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपना जो नाइटहुड है वो कब रिनाउंस करा था, तो ऑन प्रोटेस्ट ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर पे। ठीक है, अब नाइटहुड होता क्या था बेसिकली समझ लो। देखो नाइटहुड एक तरह का अवार्ड था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश किंग या क्वीन देती थी उस पर्सन को,
जो पर्सन कुछ अच्छी अचीवमेंट करता था या सर्विस करता था अपनी कंट्री में, कुछ ऐसा तुमने बड़ा काम किया ना अपनी कंट्री में, जैसे आपको पता है रविंद्रनाथ टैगोर जो है ये पोइट्री में बहुत माने जाते, तो अपनी कुछ ऐसी आपने अगर अचीवमेंट करी है किसी कंट्री में तो उसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट आपको नाइटहुड देती थी। तो इन्होंने अपना नाइटहुड वापस कर दिया, लेने से मना कर दिया बिकॉज ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर। ठीक है, गांधी जी को एक टाइटल मिला था केसर हिंद। बेसिकली साउथ अफ्रीका में बॉयर वॉर हुई थी, ब्रिटिशर्स द्वारा ही वो वॉर जीती गई थी, उसमें गांधी जी का रोल था, उन्होंने हेल्प करी थी ब्रिटिशर्स की, और इसके लिए गांधी जी को टाइटल दिया गया केसर हिंद। और गांधी जी ने वो अपना टाइटल भी वापस कर दिया ऑन प्रोटेस्ट ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर। ठीक है, अब देखो गांधी जी ने ये जो सत्याग्रह स्टार्ट करा था ना, ये देखो मास स्ट्राइक स्टार्ट करी थी, फर्स्ट मास स्ट्राइक। गांधी जी इसको क्या कर देते हैं, ये देखो फर्स्ट मास स्ट्राइक स्टार्ट करी थी रॉयलाट एक्ट के अगेंस्ट। अब गांधी जी इसको रोक देते हैं, क्यों रोक देते हैं, क्योंकि गांधी जी वायलेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, हर इंडिया इतनी बड़ी वायलेंट बात कर दी ब्रिटिशर्स ने, इतने लोगों को मार दिया, उसके प्रोटेस्ट में बहुत ज्यादा वायलेंस होता है और गांधी जी अपनी मूवमेंट को रोक देते हैं। कब? 18 अप्रैल 1919। ठीक है, तो ये बेसिकली था जलियांवाला बाग मैसेकर। मतलब ब्रिटिशर्स की मतलब ग्रोथ में ये एक दब्बा है कि उन्होंने इतना गलत काम किया इंडिया में। ठीक है, अब क्या होता है कि एक आप रेवोल्यूशनरी का नाम याद रखना, उधम सिंह। ठीक है, उधम सिंह जो थे इनका पूरा नाम था राम मोहम्मद सिंह आजाद। ठीक है, इन पे एक मूवी भी बनी हुई है सरदार उधम सिंह, बहुत अच्छी मूवी आप देख सकते हो। उधम सिंह क्या करते हैं, उधम सिंह इस इंसिडेंट से इतने ज्यादा वो हो जाते हैं कि इन्होंने ये कसम उठा लेते हैं कि मैं क्या करूंगा, माइकल ओ डायर। माइकल ओ डायर कौन था? गवर्नर जनरल तब पंजाब का, जिसने पावर दी थी जनरल डायर को वो कुछ भी कर सकता है। इन्होंने ये कसम खाई कि ये इस माइकल ओ डायर को मार देते हैं, तो ये लंदन जाकर माइकल ओ डायर को असैसिनेट कर देते हैं 1940 में, और इनको फांसी दे दी जाती है। ठीक है, उधम सिंह को। उधम सिंह अपना किस नाम से जाने गए थे? इन्होंने अपना जो बेसिकली वहां पर पासपोर्ट वगैरह बनाया था वो बनाया था राम मोहम्मद सिंह आजाद नाम से। और इनकी एशेज जो हैं वो इंडिया को आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस 1974 में वापस दी जाती हैं। ठीक है, इनको वहां पर हैंग कर दिया जाता है, ये गवर्नर जनरल को मार देते हैं वहां पर। आप देख रहे हो, अगर आप देखो मेरी बात सुनो, देखो जैसे ब्रिटिशर्स हैं वो इतनी बड़ी यहाँ पर गलत काम कर रहे हैं, इतने इनोसेंट लोगों को मारेंगे तो रेवोल्यूशन का जन्म तो होगा, रेवोल्यूशनरीज होंगे, फ्रीडम फाइटर देखो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज पे तो आएंगे। उधम सिंह ने भी वही करा। ठीक है, अगर आप किसी को एक टाइम पे इतना तंग कर दोगे तो ऑब्वियस है कि रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज स्टार्ट होंगी। ठीक है, अब क्या होता है, ब्रिटिशर्स जो हैं वो बेसिकली इस चीज को, ब्रिटिशर्स को भी लगता है कि ये गलत हुआ है कुछ को, और वो क्या करते हैं, हंटर कमेटी, उस टाइम बेसिकली सेक्रेटरी कौन थे? सेक्रेटरी मैंने आपको बताया भी था उस टाइम, देखो मॉन्टेगू कैल्मस्फोर्ड रिफॉर्म आए थे ना, तो सेक्रेटरी थे मॉन्टेग। ठीक है, और कैम्सफोर्ड कौन थे तब? वो लॉर्ड थे, लॉर्ड मतलब वाइस रॉय थे यहाँ के इंडिया के। तो सेक्रेटरी मॉन्टेगू जो होते हैं वो एक हंटर कमेटी बनाते हैं इंक्वायरी की, बेसिकली ये जो हुआ है इसको, इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए, किसकी गलती। इसका दूसरा नाम था डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी। ठीक है, डिसऑर्डर जो हुए हैं, ऑर्डर नहीं माने गए, उसकी जो इंक्वायरी कमेटी है वो बैठी जाए। इसका नाम हंटर कमेटी इसलिए पड़ा क्योंकि इसके चेयरपर्सन जो थे वो थे लॉर्ड विलियम हंटर, वो इसको चेयर कर रहे थे, इसलिए इसका नाम पड़ा हंटर कमेटी। अब ये जो हंटर कमेटी होती है ना, ये हंटर कमेटी की जब फाइनल रिकमेंडेशन आती है, ये कमेटी ये कहती है कि जो जनरल डायर ने किया वो गलत था, बट ये कोई भी पेनल्टी इम्पोज नहीं करते हैं। ये गलत बात है, एक तुम्हारे आर्मी जनरल ने इतना बड़ा गलत काम करा और तुम उसको कोई पेनल्टी भी नहीं इम्पोज करे। और दूसरी बात, ये जो जनरल डायर जब यहाँ से जाता है ना वापस लंदन में, तो लोग बहुत इसकी वो पैसे देते हैं, शाबाशी करते हैं, इन्होंने ये काम किया। देखो कितनी क्रूएलिटी थी ब्रिटिशर्स की टूवर्ड्स अदर कॉलोनी। ब्रिटिशर बेसिकली तब रेशियलिज्म करते थे, मतलब डिफरेंट रेशियल को ना ऐसे प्रिटेंड करते थे, ये ब्लैक्स हैं, ये एशिया अफ्रीकन हैं, तो उनकी ऐसी सोच थी। ठीक है, और आप देखो ये जनरल डायर जो है, इनको वहां पर ब्रिटिश में मॉर्निंग पोस्ट, बेसिकली ब्रिटिशर्स का एक न्यूज़पेपर आउटलुक है, वो क्या करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं जनरल डायर के लिए। ठीक है, जनरल डायर को पैसा भी देते हैं, तो देखो आप कितनी मतलब गलत सोच है इनकी। और नेक्स्ट ये है कि इंडिया में जो हमारी कांग्रेस है, कांग्रेस को हंटर कमेटी की जो रिकमेंडेशन है वो पसंद नहीं आती है, क्योंकि वो बायस थी, और ये क्या करते हैं, एक अपनी अनऑफिशियल सी एक कमेटी बनाते हैं जो भी जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ उसको स्टडी करने के लिए। और उस अनऑफिशियल कमेटी में ये जो लीडर्स थे हमारे, जैसे मोतीलाल नेहरू, सी आर दास,
तैयब जी थे, एम.आर. जेकर और गांधी जी थे, ये क्या कहते हैं, ये अपनी रिकमेंडेशन में ये कहते हैं जो जनरल डायर ने करा वो बहुत इनह्यूमन था, मतलब उसमें ह्यूमैनिटी की सेंस बिल्कुल भी नहीं थी। और उसने बोला कि कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है कि पंजाब में मार्शल लॉ लाया क्यों गया था। उस टाइम पंजाब में मार्शल लॉ लगा हुआ था, तो मार्शल लॉ लगाने का रीजन क्या था, इस पे भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है ब्रिटिशर के पास। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट जलियांवाला बाग मैसेकर। तो आप, ये एक ब्लैक इन डे था हमारी हिस्ट्री में, अगर मॉडर्न हिस्ट्री देखी जाए तो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आज हमने इतना ही रखा। बेसिकली नॉन, इसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आई थी, वो एक फुल फ्लेज अलग टॉपिक है, तो मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में ही इंक्लूड करूंगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और अगर आपको चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें उन तक जो कम्पिटिटिव की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये एक न्यू चैनल है, वी नीड योर सपोर्ट। सेकेंड इज टेलीग्राम, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ पर डेली क्विज होता है 8 बजे और पीडीएफ भी वहीं शेयर होती है। JKSSB VLW का टारगेट बैच स्टार्ट है, अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप चैनल में जाएं। और भी अगर आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो जैसे FCAT, CDS, NDA, डिफरेंट एग्जाम सेंटर के भी, तो भी हमारी प्लेलिस्ट में आप वॉच कर सकते हो, जो जो आपका कंटेंट है रिलेटेड आप उसको वहां से पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।